हमारी बहुत खास फ्रेंडशिप हो गई है। खास इसलिए है क्योंकि बड़ा रेयर होता है दो दोस्तों का ह्यूमर मैच करता है। अब तो यूजुअली तो इन कप्स में चाय होती है, आज आपके कप में क्या है? है तो कुछ कुछ इस एज में आके ड्रीम क्या बचा है जो लगता है कि यार मेरे को ये ड्रीम पूरा करना है? आई वांटेड टू बिकम अ डीजे। मेन अपने इमोशंस क्यों नहीं शो करते? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब रोना आए तो क्या आदमी को रोना चाहिए? मैं नॉर्मली इतनी जल्दी खुल के सबके सामने तो जब पापा गए थे तभी रोया था। बेटे से कैसा रिलेशन है? क्योंकि कुछ साल थोड़ा सा का अपने फादर से रिलेशन कैसा है स्टेज पे? बहुत मेरे फादर से फ्रेंडशिप वाला रिलेशन है जो इंडिया में रहते हुए समझ नहीं आता क्योंकि डर लगता था। और आप नहीं चाहोगे कि आपकी फैमिली भी टूटे और कमजोर फील करे। तो फैमिली को बताओगे, वो भी अंडरस्टैंडिंग होंगे, आपकी हेल्प करेंगे। डेफिनेटली सर। हेलो जी, हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चाय टॉक्स ऑस्ट्रेलिया। जैसा मैंने अपने हर एपिसोड में बोला है, हम कोशिश करते हैं कि हमारे गेस्ट डिफरेंट बैकग्राउंड से हों, डिफरेंट आइडेंटिटी हों। तो आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो मेलबर्न में मुझे 10 साल पहले मिले थे। खास इसलिए हैं क्योंकि हम 30s या मिड 30s में जो होते हैं, हमारी परसेप्शन ये होती है कि यार अब नए फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, लाइफ टाइम फ्रेंड्स तो बिल्कुल ही नहीं बनेंगे। ये मेरा जो सोचना था या मेरी मिथ जो थी वो इनसे मिल के टूटी। 10 साल की हमारी बहुत खास फ्रेंडशिप हो गई है। और ये खास इसलिए है, और ये थोड़े ध्यान से सुनना, खास इसलिए है क्योंकि बड़ा रेयर होता है दो दोस्तों का ह्यूमर मैच कर जाए। अब ह्यूमर मैच करना बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि मैं हंसता हूँ तो ये भी हंसते हैं, ये हंसते हैं तो मैं भी हंसता हूँ। मेरे दिमाग में कोई जोक होगा जो मैंने बोला भी नहीं होगा, ये बिना सुने हंसने लग जाएंगे। छोटी छोटी बातों में हम लोटपोट हो जाते हैं, स्ट्रेस बस्टर होते हैं। हर वीकेंड पे मिलो, टेंशन रिलीज़ हो जाती है। और मैंने ऐसे दोस्तों के बारे में एक चीज़ नोट करी है, आप इनसे मिलो तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप रात को सोते हुए भी हंस रहे हो जब मिल के आए, और सुबह उठ के भी किसी बात पे स्माइल कर रहे हो कि यार हम क्यों हंस रहे थे। तो ऐसे ही हैं ये मेरे फ्रेंड। इनसे आज हम ये ऑस्ट्रेलिया क्यों आए थे गुड़गांव से उस बारे में बात करेंगे। ये इनिशियल स्ट्रगल डेज के बारे में बात करेंगे, लाइफ इन जनरल के बारे में बात करेंगे। कोई ज्ञान नहीं, कोई फालतू बातें नहीं। लाइफ मिड 40s में कैसी होती है, फादर और सन का रिलेशन कैसा है, इनका अपने टीनेजर सन से रिलेशन कैसा है, क्या ड्रीम्स होते हैं जो मिड 40s में रह जाते हैं, वही सब डिस्कस करेंगे। तो इसी पे इंट्रोड्यूस करूंगा अपने स्पेशल फ्रेंड मिस्टर अमित सूद को। कैसे हैं अमित जी? थैंक यू जी, बिल्कुल बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी भाई। और हाँ, थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। बिल्कुल। कि आज से 11 साल के करीब मैं आया था गुड़गांव से, और थोड़ा सा अलग सोच थी कि यहाँ पर आएंगे तो कुछ करियर वाइज अच्छा होगा, फैमिली अपब्रिंगिंग के लिए काफ़ी सपोर्ट होगा गवर्नमेंट का भी, और वैसे भी एक नया कुछ करने को और सीखने को मिलेगा। एक नए कल्चर में जाते हैं तो कुछ ऑब्वियसली कुछ नई चीज़ अडॉप्ट करते हैं अपनी पुरानी और रूटीन्स को छोड़ के। फैमिली बैकग्राउंड, फादर मेरे आर्मी में थे, तो पूरी ज़िंदगी आधा इंडिया घूमते रहे हैं, और फाइनली हम गुड़गांव में सेटल हुए थे कुछ टाइम पहले। तो यहाँ पर आने के बाद जो पहली स्ट्रगल जो हमने महसूस करी, और जो हमें थोड़ा सा बताया भी गया था कि यहाँ पर आपको पहली नौकरी, पहला घर और पहली जॉब मिलने में टाइम लगता है। बहुत सही। और वही मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि गुड़गांव में मेरा थोड़ा सा 20-22 साल के करीब का एक्सपीरियंस था, जिसमें कि मेरा कॉल सेंटर में BPO में था, और वहाँ पर मिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स का प्रोफाइल था। तो कभी लगा नहीं था कि यहाँ के एकदम स्ट्रगल करना पड़ेगा जॉब को लेके। तो पहली जॉब मेरी लगी कॉल सेंटर में। उस कॉल सेंटर से मुझे काफ़ी हेल्प मिली, यहाँ के लोगों से बात कैसे करना है, उनके स्लैंग्स को अंडरस्टैंड करना, उनका कल्चर पता लगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत मेट्रो और रीजनल के जो लोग हैं उनका बोलने का तरीका बहुत अलग है, तो वो समझना एक अपने आप में एक स्ट्रगल था। बट धीरे धीरे करते करते जैसे समझ में आया तो पाँव जमने लगे, और अब थोड़ा सा बैंक में काम करता हूँ तो थोड़ी स्टेबिलिटी दिखती है और काम बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड है, तो आई एम हैप्पी। बिल्कुल सही बात है सर, बहुत बहुत अच्छा। आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही है, मैंने तो देखी ही है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। तो एक तो मुझे आपकी बात से आपकी जॉब की स्ट्रगल समझ में आया, क्योंकि हम इंडिया से रिच एक्सपीरियंस से आते हैं एक एज के बाद, और यहाँ रीस्टार्ट करना पड़ता है करियर को। उसके अलावा इनिशियल डेज में क्या ऐसी कोई स्ट्रगल रही, या क्या आपका कोई लो पॉइंट या हाई पॉइंट जो आपको हमेशा याद रहे कि हाँ ये मेलबर्न के बारे में मैं याद रखूँगा? सर, रेंट पे घर लेना जॉब का तो था ही, जो कि ऑब्वियसली उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता था। यहाँ पर पहला रेफरेंस मिलना, फिर जॉब लगना अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, वाज अ बिट ऑफ अ स्ट्रगल। तो लकीली हमारे यहाँ पर कुछ पहले से मेरी वाइफ के फ्रेंड्स थे यहाँ पर, जिन्होंने काफ़ी गाइड भी करा, और जिनकी हेल्प से और रेफरेंस से मुझे फ़र्स्ट जॉब लगी थी कॉल सेंटर में।
तो वो डेफिनेटली बहुत स्ट्रगल था। और यहाँ आने के बाद आप जैसे एयरबीएनबी वगैरह में तो रह लेते हो कुछ टाइम के लिए, बट अगर आपको रेंट पे घर लेना है तो उसके लिए आपको वहाँ भी रेफरेंस चाहिए कि आपको कोई लोकल जानता है वहाँ का सिटीज़न, तभी आपको कोई रेंट आउट करता है घर, अदरवाइज़ उसके लिए भी फाइट होती है। तो लकीली जिस कॉल सेंटर में मैंने काम शुरुआत की थी वहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा फ्रेंड मेरा इंडिया का ही था वो भी, और पहली बार मिल रहे थे, बहुत हेल्प करी उसने मुझे घर ढूंढने में, हर जगह जाते थे विज़िट करने प्रॉपर्टीज़ को। तो पहला फिर घर जाके पहला मिला, फिर वहाँ से मूव ऑन करा, तब जाके क्योंकि हम आए ही पीआर थे लकीली, क्योंकि हमारा जो पीआर एप्लीकेशन थी इंडिया से ही हम अप्रूव करवा के लाए थे। तो यहाँ आके वो वाली स्ट्रगल नहीं थी कि आपको यहाँ स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो या किसी और वीज़ा पे आ रहे हो और तब आप एक परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो उस लिहाजे से बोलूँ तो बिल्कुल ठीक रहा है। और बट हाँ, पहली जॉब पहला घर बिल्कुल स्ट्रगल रहती है। नहीं, आई 100% अग्री। तो आपके तो अब देखो, स्ट्रगल तो हमेशा पूरी लाइफ रहती है, पर इनिशियल स्ट्रगल डेज ओवर हो गए, तो आपको क्या लगता है, आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो लोग अब नए इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, चाहे किसी भी कंट्री से आ रहे हो? हाँ, ये अभी इस फ़िलहाल का जो 1-2 साल हैं था काफ़ी टफ लग रहे हैं, जो कि हम न्यूज़ में भी देखते हैं। इमिग्रेंट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा हल्ला मचाया जा रहा है, और क्योंकि यहाँ के जो लोकल्स हैं वो चाहते हैं कि एकदम इमिग्रेशन को ना बढ़ावा दिया जाए। बट जो लोग भी आना चाहते हैं, मैं कहता हूँ प्रॉपर फर्दर पूरी रिसर्च करें अपनी, किन सेक्टर्स में, किन एरियाज़ में जॉब्स ओपन हैं और किन को कंसिडर करते हैं। आई थिंक यहाँ पर जो हाईली डिमांड में है वो है नर्सिंग, डॉक्टर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, या आप कह सकते हैं ट्रेडी वर्क में भी प्लम्बिंग या इलेक्ट्रीशियन जैसे भी रोल्स हैं कुछ, बहुत सही। जो कि आई थिंक अभी भी हाई स्किल्ड लेबर वर्क में काउंट होते हैं और चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो अपना थोड़ा सा होमवर्क करके आओ और फिर अप्लाई करें, बिल्कुल एकदम रश में ना आ जाओ फिर यहाँ आके ढूंढेंगे, क्योंकि यहाँ डिसीजन कभी भी चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। तो मेरी तो यही सलाह रहेगी कि पूरी अपनी खुद की रिसर्च करके आए। आपके एक्सपीरियंस में आपको क्या लगता है कि क्या कर सकते सर, हैं? मेरे हिसाब से तो मैंने एक वीडियो में बोला भी है, मुझसे किसी ने पूछा था कि नए इमिग्रेंट्स या नए लोग जो आते हैं, स्पेशली यंग बच्चे, उनको क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे तो यही लगता है कि जो कंपटीशन इंडिया में होता है, एक दूसरे को देखना, किसके पास कौन सी गाड़ी है, किसके पास कौन सा घर है, कौन क्या जॉब कर रहा है, वो प्लेन से उतरने से पहले छोड़ाओ। यहाँ आके बिल्कुल मत सोचो कि कोई क्या कर रहा है, किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है। अपने लिए जो करना है, जो अचीव करना है, जिसमें खुश हो वो करो, तो आराम से निकल जाओगे। दूसरों को देखोगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है। बिल्कुल सही। यहाँ एक और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ कोई भी जॉब छोटी या बड़ी नहीं है, बिल्कुल। छोटे से स्टार्ट करो, बड़े से स्टार्ट करो, सबको एक ही नज़रिए से देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो अब हम एक सीरियस डिस्कशन और सीरियस साइड पे थोड़ा आ ही गए हैं, तो मैं आपसे थोड़ा लाइफ के बारे में बात करूंगा। हम दो ज्ञानी बन के बात करेंगे आज। पहले तो मेरे को आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है। इस पॉडकास्ट का नाम है चाय टॉक्स ऑस्ट्रेलिया। तो यूजुअली तो इन कप्स में चाय होती है, आज आपके कप में क्या है? ये है तो कुछ कुछ पीने की चीज़ ही, अच्छा, लेकिन अच्छा। थोड़ा शाम के हिसाब से है। ओहो हो, ठीक है, पर नाम फिर भी चाय टॉक्स ऑस्ट्रेलिया ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज लाइफ? आई थिंक लाइफ इज़ टू फुलफिल योर ड्रीम्स, और जो आपके मन में है वो करना चाहिए। एक बार ज़िंदगी मिली है, सब कुछ ट्राई करो, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आई थिंक आपके आखिर तक चलती रहेंगी। छोटे से बड़े होते हो, बड़े से फिर आप कभी पेरेंट्स का ध्यान दे रहे हो, फिर शादी होती है, फिर बीवी का ध्यान दे रहे हो, बच्चा होता है बच्चे का ध्यान दे रहे हो, फिर उसकी शादी की बातें आ जाती हैं। तो ऐसे में आप अपनी लाइफ जीना ही भूल जाते हो। तो आई थिंक यहाँ मुझे लगता है कि आप अपने बारे में सोचो एक एज के आने के बाद। आई थिंक जो आपने सोचा था कभी अपने टीनेज टाइम पे या मिड 30s में, वो आप फुलफिल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत बैलेंस लाइफ है और वो आप कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं ये क्वेश्चन अगेन मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछता हूँ कि मैं जब थोड़ा तैयार कर रहा होता हूँ पॉडकास्ट की क्वेश्चंस वगैरह, या थोड़ा ऑनलाइन रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैंने 2-3 जगह ये क्वेश्चन दिखा, तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो मैं खुद भी सोच रहा था कि अगर मुझे जवाब देना है तो मैं क्या जवाब दूंगा इस बात का। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब ना मेरे लिए लाइफ हो गई है, देखो प्रॉब्लम तो, चैलेंजेस तो सबकी लाइफ में आएंगे, बट की ये है कि बुरा टाइम कम हो, अच्छा टाइम ज़्यादा, उसी की कोशिश करो, खुश रहो, प्रेजेंट में जियो, जो करने का मन कर रहा है जितना ज़्यादा कर पाओ, इज व्हाट लाइफ इज। तो चाय पीने का मन करे चाय पियो, दोस्त को फ़ोन करने का, मिलने का मन करे मिलो, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले, मन करे करो, अभी कर लो, आगे का पता नहीं है, तो ज़्यादा प्लानिंग मत करो, करंट में जी लो, इज व्हाट लाइफ इज। एंजॉय टू द फुलेस्ट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और
लाइफ अब हम आप और मैं लगभग सेम एज के ही हैं, 2-3 साल का ही फ़र्क होगा, मिड 40s में। व्हाट इज़ मिड एज, मिड 40s फॉर यू? इसमें अगेन कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं, डोमेस्टिक के लिए अगर बात करूं, कई बार आपको लगता है फिजिकल खर्ची को रोका जाए और सही जगह उसको यूज़ किया जाए। छोटा सा एग्जांपल, अगर आप घर में एक्स्ट्रा लाइट जला के बैठे हो, पानी ओवरफ्लो हो रहा है, या आपकी कुछ ऐसी वेस्टेज होती है, ग्रॉसरी लेके आ रहे हो, यूज़ नहीं हो रही, एक्सपायर तक वो पहुँच जा रही है, फिर फेंकना पड़ रहा है, ऐसा लगता है यार उन पैसे पर थोड़ा सा रोक लगाया जाए कि वेस्टेज ना हो, उनको सेव करो फॉर सम बेटर यूज़। और बाकी जो इस एज के अंदर यही लगता है कि अपनी हेल्थ के लिए ध्यान दो। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जिस एनवायरनमेंट पे हम हैं, आई थिंक वो बहुत अच्छी तरह पॉसिबल है। सारी आपको सुविधाएं हैं, आप अपना खेलो कूदो जैसा करो, इस एज में भी आप एंजॉय कर सकते हो। सही बात है, नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है। मेरा पर्सपेक्टिव आपके वाला ही है, बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरे लिए 40s ऐसा हो गया है कि आपको ना 40s या 50s में आके ये पता लग जाता है कि आप करियर में, लाइफ में, हेल्थ में कहाँ जा रहे हो। तो आप अपने शौक़ पूरे करो सारे, क्योंकि यही टाइम है, बच्चे बड़े हो गए होते नॉर्मली सबके। आपको पता है आपने CEO बनना है कि नहीं बनना, आपने 10 गाड़ी लेनी है कि नहीं लेनी है, अननेसेसरी चीज़ों के पीछे नहीं भागते। क्योंकि जब हम यंग होते हैं ना तो हमें लगता है कि दुनिया जीत लेंगे। 25 में मुझे भी यही लगता था, भाई दुनिया जीत लो। 40s में आने के बाद समझ में आया जो है उसको संभाल लो, यही दुनिया है। चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे वो घर वाले हैं, कि वो फैमिली है या आपके शौक़ हैं, इज़ व्हाट प्रोबेबली 40s इज। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है जी। तो अब 40s में सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारी पार्टनर, वाइफ, हमारे साथ ज़िंदगी भर चलना है, जितनी भी ज़िंदगी है। तो आपके लिए मैरिज क्या है? मेरे लिए मैरिज तो शुरू से एक मैं उसको दोस्त की तरह देखा है उसको हमेशा, और रिस्पेक्ट भी वैसी है, प्यार भी तभी बड़ा है, और एक फ्रैंकनेस रही है हमारे रिलेशन में। और जो भी है अंदर मन में बात कर दी जाती है और बात वहीं ख़त्म हो जाती है। थोड़ा सा झगड़ा ज़रूर होता है, सच बोलने में ज़्यादा अच्छा है और समझदारी है, उस टाइम के लिए शायद थोड़ी सी रंजिश रहे, मन मुटाव सा रहे, लेकिन आगे जाके एक रिलेशन आई थिंक और स्ट्रॉन्ग हो जाता है इससे। तो मैं हमेशा से ये बिलीव करता हूँ, अगर और इस एज में आने के बाद हम आपस को स्पेस भी बहुत अच्छी देते हैं। उनको उसको कभी गर्ल्स नाइट आउट पे जाना होता है या डे आउट पे जाना होता है तो जाती है फ्रेंड्स के साथ, मुझे कभी जाना होता है तो मैं जाता हूँ, बच्चे को अपना जाना है कहीं अपने फ्रेंड्स के घर। बहुत सही बात। तो एक अपना आई थिंक सबको स्पेस मिल जाती है और एक बैलेंस लाइफ जीते हैं और हेल्दी लाइफ। बिल्कुल सही बात है सर। मेरा मानना ऐसे है ना, मैरिज आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि आपका सुनते सुनते ही मैं आंसर सोच रहा था कि यार मुझे इस बात का क्या आंसर देना है कि आज हम दो बैठ के सिर्फ बातें कर रहे हैं, कोई होस्ट नहीं है, कोई गेस्ट नहीं है। तो मेरे हिसाब से मेरा ना आंसर थोड़ा सा यूनिक है। मुझे नहीं लगता आपने सुना होगा, हो सकता सुना भी हो, कि देखो झगड़े तो होंगे, अप एंड डाउन तो होंगे, कॉम्प्रोमाइज़ तो करने ही पड़ेंगे मैरिज में। बट एक एज के साथ ना मैरिज वो हो जाती है कि आप अपने पार्टनर या अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड की खुशी में खुश हो। जैसे मैं पॉडकास्ट बना रहा हूँ और मैं उसमें खुश हूँ तो मेरी वाइफ बहुत खुश है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा लगता है तो मेरी वाइफ खुश है। अब वो रेस्ट कम करती है, पर जब वो रेस्ट करती है उसको देख के मैं खुश हूँ, या वो गर्ल्स नाइट आउट पे जा रही है उसको देख के मैं खुश हूँ। तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की पीक तब आती है जब आप अपने पार्टनर की खुशी में खुश होना शुरू कर दो। तो दैट इज आई थिंक what mid age marriage is all about, especially in these countries जहाँ कोई सपोर्ट नहीं है हमारे पास। इंडिया की तरह वो मेड्स की सपोर्ट नहीं है, कोई बर्तन धोने नहीं आ रहा, कोई वो सारे काम हमें मिलजुल के करने हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पॉडकास्ट बनाने से पहले हम दोनों अपने अपने घर पे खाना बना के आए हैं। शेयरिंग हाउस होल्ड जॉब इज आई थिंक बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। बिल्कुल। तो अब मैरिज का ही रिजल्ट है आपका बेटा, टीनेज बेटा है। तो बेटे से कैसा रिलेशन है? बेटे से मैं शुरू से एज अ दोस्त, शुरू के कुछ साल थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट मिला था उसको, क्योंकि यही लगता था ये डिसिप्लिन में ही रहे और एकदम ज़्यादा बिगड़े ना, क्योंकि एकदम अकेले जब आप रहने लग जाते हो चांसेस है कि आप बिल्कुल दूसरे डायरेक्शन में जा सकते हो। तो एक थोड़ा सा हमेशा डर भी रहना चाहिए पेरेंट्स का। तो सही बात है। तो वो शुरू में जो कंट्रोल था वो रखा, बट एक टाइम के बाद जब लगा कि हाँ वो डिसिप्लिन आ गया और दिख रहा था उसमें, तब जाके उसको वो फ्रीडम देनी शुरू करी, ताकि उसको भी लगे कि हाँ वो अपनी डिसीजंस खुद ले रहा है और हमसे पूछता ज़रूर है वो। तो एक एज अ फ्रेंड, और कुछ भी अच्छा कुछ बीता होता है उसके ऊपर वो भी शेयर करता है, दोस्त का कैसा एक्सपीरियंस रहा उसका जब रहने जाता है वो शेयर करता है। तो इसीलिए वो फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्पेस देते हो तो आपके साथ खुल के आता है और आपसे सारी बातें भी शेयर करते हैं, विच इज़ गुड। एज अ पेरेंट हम यही चाहेंगे
कोई बातें छुपाए ना, और वही चीज़ अब आई थिंक वो इसका रिजल्ट है कि इज़ क्वाइट ओपन विद अस। बहुत सही है सर। तो अब हमने डिस्कस कर लिया मिड 40s, लाइफ, मैरिज, किड्स, बट इस एज में आके ड्रीम क्या बचा है जो लगता है कि यार मेरे को ये ड्रीम पूरा करना है? फ्रॉम अ वेरी टीनेज टाइम आई वांटेड टू बिकम अ डीजे। ओके। तो म्यूज़िक का शौक़ बहुत रहा है शुरू से। दिल्ली गुड़गांव में क्लबिंग भी काफ़ी करी है, और वहीं से एक शौक़ थोड़ा सा लगा था कि मैं भी सीखना चाहता हूँ। एक दो बार अटेम्प्ट भी करा, लेकिन मैं आई थिंक उसको कंटिन्यू नहीं कर सका फॉर सम रीज़न। यहाँ आके दोबारा ऐसा लगता है कि यार अब टाइम है, अब कर सकता हूँ, पर फिर कई बार लगता है कि लाइफ में थोड़ी सी और प्रायोरिटीज़ रह गई, पहले उनको कंप्लीट कर लें, उसके बाद करूँगा। बट हाँ, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द मैं शायद दोबारा से परसू करूँगा इस चीज़ को। बहुत सही है सर। अब आप देखो, मैं कोई एग्जाम्पल सेटर नहीं हूँ, बट अगर कभी सोचा नहीं था इस एज में हम ऑनलाइन बैठ के पॉडकास्ट पे बातें कर बिल्कुल सकते नहीं। हैं, तो डीजे तो बिल्कुल बना जा सकता है सर। तो आपका, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपके भी कुछ एस्पिरेशंस रहे होंगे या कुछ रहा होगा ऐसे जो मन में रह गया है, कर सकते थे। सर देखो, इसमें ना मेरा आंसर बहुत चाइल्डिश सा है। मतलब देखो, पैसा सबको कमाना है, बड़ा घर सबको लेना है, गाड़ी सबको लेनी है, और कुछ हद तक हमने कुछ चीज़ें तो अचीव कर ली हैं लाइफ में। तो मेरा ड्रीम जो है ना वो थोड़ा सा चाइल्डिश है कि मुझे ना अपने दोस्तों, अपने घर वालों, अपने ऑफिस के लोगों के मुकाबले सबसे ज़्यादा खुश रहना है, सबसे ज़्यादा लाइफ एंजॉय करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेल लूँ, सबसे ज़्यादा पॉडकास्ट बना लूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है, वीकेंड्स पे फ्रेंड के साथ बॉनफायर कर लूँ, बहुत सारा ट्रैवल कर लूँ। तो मुझे अब टाइम थोड़ा सा कम पड़ने लग गया है कि इवनिंग में 3-4 घंटे ही मिलते हैं, वीकेंड पे 2 दिन ही मिलते हैं, इसमें इतना कुछ कैसे अचीव करूँ। बहुत कुछ करना है, बहुत सारी लाइफ एंजॉय करनी है, बहुत सारे चीज़ें देखनी हैं, क्योंकि ड्रीम ना ये है कि जब 60-70 का हो जाऊं और मुझसे कोई ये पूछे कि कहानियां सुना अपनी, और मैं कहानियां सुनाऊं तो वो ये बोले भाई तूने तो लाइफ जी ली है। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। वो अचीव करने का मन है अब, जो वक्त के साथ हो जाना चाहिए। हो जाएगा। तो अब ड्रीम तो हमने बात कर ली, लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है अभी तक? और आप सोचने का टाइम चाहें तो सोचने का टाइम भी ले सकते हैं। रिग्रेट मुझे तब ज़्यादा महसूस हुआ जब मैं यहाँ मूव कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में, और उसी दौरान आई थिंक विद इन अ ईयर मुझे इंडिया से न्यूज़ आती है कि मेरे ग्रैंडफादर इज़ नो मोर। तो उस टाइम पे मुझे रिग्रेट ज़रूर फील हुआ कि, और थोड़ा सा सेल्फिश फील हुआ कि मैं यहाँ पर आ गया। थोड़ा सा उनका हेल्थ तो अप डाउन चल ही रहा था पहले से, तो मुझे रिग्रेट ये लगता है कि अगर मैं वहाँ पर होता तो मैं उनको आखिरी बार एक बार मिल पाता इन पर्सन। और हालांकि उनकी आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा, तो मेरा प्यार उनके साथ बहुत था, और वो सबसे बड़ा मुझे रिग्रेट लगता है कि भाई मेरा वहाँ होना उस वक्त मुझे शायद बेटर फील कराता। सर बाहर जो हम लोग रहते हैं ना, हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। बिल्कुल है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और ये थोड़ा इमोशनल एक वो जनरेट कर ही देता है। मेरे केस में भी शायद आपसे कुछ मिलता जुलता ही है रिग्रेट, बिकॉज मैं प्लानिंग में रिग्रेट कर गया, बिकॉज मेरे पापा ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया आना था, उनका वीज़ा आ गया अक्टूबर में, और मैं लाइफ में प्लानिंग में लग गया कि पापा अक्टूबर में नहीं दिसंबर में आओ, हमारी छुट्टियां होंगी, बच्चों की छुट्टियां होंगी। और जब तक मैं उनको लेने गया उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी एंड सर्वाइव नहीं कर पाया उसके बाद। तो वो रिग्रेट रह गया कि यार उनके साथ थोड़ा टाइम और स्पेंड कर लेता, हॉस्पिटल में किया, थोड़ी सी मेरे से और बात कर लेते, थोड़े से मुझे लाइफ के बारे में और चीज़ें दे देते, थोड़ी देर मेरे कंधे पे और हाथ रख लेते और थोड़ी बातें करते मुझसे। तो वो रिग्रेट ऐसा है कि वो कभी जाएगा नहीं। तो और ये मैं अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ, मैंने आपको भी बोला है, औरों को भी बोलता हूँ कि जिसके भी फादर या क्लोज रिलेटिव्स हैं, भाई टाइम स्पेंड कर सकते हो तो कर लो, मिल सकते हो तो मिल लो, गले में हाथ डाल सकते हो तो डाल लो, हंस सकते हो तो हंस सकते हो, जब फ़ोन कर सकते हो कर लो, बिकॉज आगे की प्लानिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो रिग्रेट जैसे मेरा है वो ना ही आए तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो रिग्रेट का अगली पॉइंट एक ये होता है कि रिग्रेट के बाद आपकी लाइफ की बिगेस्ट लर्निंग या बिगेस्ट एडवाइस, हम आपके फादर ने क्या एडवाइस दी और फादर से क्या रिलेशन है उस पर तो हम नेक्स्ट सेक्शन में आएंगे, बट ओवरऑल लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही है? आई थिंक वो अब आके समझ में आता है, जो बचपन में जो मार पड़ती थी और जिस चीज़ों पे कसा जाता था वो आई थिंक सीरियसली लिया होता तो आज कुछ अलग ही निकल के आता मैं। सही बात। तो कुछ
ऑब्वियसली सिचुएशन भी ऐसी थी हमारी कि वो नहीं हो पाया पूरा, बट और पापा की सारी जो डांट थी डपट थी उसको हमने थोड़ा सा लाइटली लिया। तब ऐसा लगता था यार पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, हमें ये नहीं करने जा रहे, हम वहाँ नहीं घूम सकते, ये नहीं कर रहे। लेकिन उसका अगर इम्पोर्टेंस अगर आप देखो तो वही चीज़ें जो आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनाता है। सही बात है। तो वहाँ पर मेरे से चूक हुई है, और उस टाइम को मैं अगर थोड़ा सीरियस हो जाता, पढ़ाई पे ध्यान देता, तो कुछ अलग ही नज़ारा होता। बट वो अभी भी और आज तक यही बोलते हैं, स्टे ऑनेस्ट, स्टे कंटेंट। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने हमेशा अपनाई है, और वही चीज़ मैंने अपने बेटे को भी दी है कि हमेशा ऑनेस्ट रहो, पैसे के पीछे मत भागो, अपना पैशन पूरा करो, लाइफ जियो, चीज़ें अपने आप पीछे फॉल बैक करती हैं फिर। बहुत सही बात है सर, बहुत सही बात है। तो अगेन एडवाइस की बात होगी तो फादर की बात तो होगी। तो आप जैसे आपने बताया आपके फादर आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो जब आप यंग थे और अब आप एक टीनेजर के फादर हो गए हैं, तो आपका अपने फादर से रिलेशन कैसा है स्टेज पे? बहुत बेटर है अब तो। अब एक टाइम पे थोड़ा डर लगता था कि वो आ गए हैं घर पे, अब भागो, सही बात। पढ़ाई की बातें होंगी, फिर मार पड़ेगी। तो उस टाइम पे हमेशा एक डर वाला माहौल बना रहा था। तो ये तो आर्मी बैकग्राउंड से हो ना हो सबके साथ ही होता तो है। वो हमने सिविल लाइफ देखी ही नहीं थी, आर्मी बैकग्राउंड में थे तो आर्मी के ही एरिया में रहते थे, तो बाकी का लाइफस्टाइल पता ही नहीं था कि बाकी जगहों पे क्या हो रहा है और कैसे मतलब ये सब चीज़ें हैंडल होती हैं। बट यही कहना चाहूँगा, जैसे भी हुआ, जो भी हुआ, अच्छा हुआ। उनका वो मार, वो डपट, वो हमको एक अच्छा इंसान बनाने में बहुत हेल्प मिली है। तो फादर का कोई ऐसी एडवाइस जो लगे कि यार ये जो मेरे फादर ने मुझे बोला है ना, ये मेरे साथ हमेशा रहने वाला? हाँ, मे बी ऑलवेज ट्रू टू योर सेल्फ। जो करो सही है वो करो, दुनिया को चाहिए वो मत करो, जो अपने आप को चाहिए वो करो। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ मेरे को लगता है कि बहुत हद तक सही भी है। और मैं भी आपका भी एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा इसमें। मेरे फादर ने बहुत मतलब आई थिंक मैं शायद जॉब शुरू करी थी 18-19 की एज में, तो उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा तू ना बोलना सीख ले, क्योंकि शरीफ आदमी को ना बोलना नहीं आता और उसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो अब जो ना बोलना सीख लेता है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, वो ज़बरदस्ती की वो चीज़ें नहीं करता जो उसको पसंद नहीं है। और शायद उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां करी थी जहाँ पे वो ना नहीं बोल पाते थे, तो वो मुझसे और मेरे बड़े ब्रदर से दोनों से यही बात करते थे हमेशा कि बेटा ना बोलना सीख ले, तो लाइफ में मुश्किलें थोड़ी कम आएंगी, जो मैं आज भी कोशिश करता हूँ। ऑब्वियसली पूरी तरह कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, आप सोशल प्रेशर में भी होते हो, कई बार बेमन से चीज़ें कर लेते हो, बट ये मैं अपने बेटे को भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेटा ना बोलना आ गया तो थोड़ी लाइफ में मुश्किलें कम होंगी। तो इसी बात पे मैं कुछ मांगना भी चाहूँगा, अगर $1,00,000 हैं तो दे दो फिर। तो ना तो बोल नहीं सकते? नहीं, मैं ना तो बोलूँगा नहीं, अगर मेरे अकाउंट में है तो ले लो आप। मैं ना नहीं बोलूँगा। चलो ठीक है। ठीक है। तो और अगेन मैं उस बात पे आऊँगा कि मेरा फादर से रिलेशन कैसा था। तो मेरा फादर से रिलेशन यार बहुत प्योर था, बट प्रॉब्लम क्या हो गई कि जब तक मैं वो रिलेशन समझ पाता, मैं यहाँ आ गया था। आई वॉज 33 व्हेन आई केम हेयर। तो मुझे यहाँ आने के बाद ये बात समझ में आई कि मेरे फादर से फ्रेंडशिप वाला रिलेशन है जो इंडिया में रहते हुए समझ नहीं आता, क्योंकि डर लगता था, एक गैप था भाई, फादर और बेटा कभी गले नहीं लगाएंगे, कभी कंधे पे हाथ नहीं डालेंगे, कभी मिस यू लव नहीं बोलेंगे। यहाँ आने के बाद रियलाइज़ हुआ कि बात करना कितना अच्छा लगता है और एक दूसरे को मिस भी करते हैं। छोटी छोटी बातों पे शर्तें लगाते थे हम। इंडिया के किसी भी मैच पे ना वो मुझे 50 रुपये की शर्त लगाते थे, सिर्फ 50 रुपये की, मतलब 10 रुपये से शुरू हुई थी और मेरे ऑस्ट्रेलिया आने तक वो 50 रुपये पहुंची थी। वो मैं लकी हूँ कि आज वो रोल मेरा बड़ा भाई करता है और हम अब 100 रुपये की शर्त लगाते हैं, अभी भी हम बड़ी शर्त नहीं लगाते। तो बड़ा प्योर सा अच्छा सा रिलेशन था, बट मुझे समझने में मैं थोड़ा लेट हो गया कि रिलेशन इतना अच्छा हो भी सकता है फादर से। तो मेरा अगला, अब जब हम फादर, मैन, सन ये सब बात कर ही रहे हैं, तो मेरा अगला क्वेश्चन उसी के अराउंड है कि मेन अपने इमोशंस क्यों नहीं शो करते? जो मुझे अब तक लगा है और जो मैं जैसा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग द हेड ऑफ द फैमिली, अगर आप सारा प्रेशर नीचे दे दोगे तो बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी इफेक्ट कर जाते हैं। तो अगर आप कमज़ोर दिख रहे हो तो वही सारा प्रेशर नीचे चला जाएगा। और एज अ मैन ऑफ द फैमिली, अगर आप नहीं चाहोगे कि आपकी फैमिली भी टूटे और कमज़ोर फील करे। सही बात। तो इसीलिए आई थिंक हम हमेशा इमोशंस हमेशा छुपा के रखते हैं, सिचुएशंस को अकेले ही डील करना पसंद करते हैं।
आई नो जब फैमिली को बताओगे वो भी अंडरस्टैंडिंग होंगे, आपकी हेल्प करेंगे, बट मुझे लगता है कि अगर मैं वो चीज़ें और नीचे बताऊंगा तो वो भी स्ट्रेस में आ जाएंगे खामखा। तो मेरा तो ये रीज़न है। और आप अपना भी थोड़ा अगर शेयर करो तो। देखिए आपने मुझे ऑन स्पॉट डाल दिया, कुछ क्वेश्चंस के लिए तो मैं प्रिपेयर्ड होता हूँ, कुछ के लिए नहीं होता। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, मैंने अपने बड़े भाई को देखा है, पापा को देखा है, आप जैसे दोस्तों को देखा, अपने आप को देखा है कि ऐसा नहीं है कि मैन इमोशन शो करना नहीं चाहते, मैन कर ही नहीं पाते यार। मतलब एक्चुअली में शुरू से आदत ही नहीं डली है, हमें आदत ही वही पड़ी है कि अल्फ़ा मेल रहो, स्ट्रांग रहो, और आप स्ट्रांग नहीं रहोगे तो बाकी लोग कैसे, घर की लेडीज़ कैसे स्ट्रांग रहेंगी, घर के बच्चे कैसे रहेंगे, जो कि सच नहीं है। लेडीज़ हमसे ज़्यादा स्ट्रांग ऑलरेडी हैं। राइट। और हम में वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है कि हम अपना इमोशन शो कर पाएँ। करें तो बहुत अच्छी बात है यार, अपनी वाइफ से करें, अपने बच्चों से करें, अपने मम्मी पापा से करें इमोशन शो। अपने दोस्तों के साथ कभी कभार इमोशन शो कर भी लेते हैं, बट उसका तो मजाक ही उड़ता है फिर। तो इमोशन शो एक्चुअली में करो तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश तो करके देखो, होता नहीं है, कर लें तो बहुत अच्छी बात बहुत है। अच्छा होगा। तो इमोशन का ही नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा कि शुड मेन क्राई, आदमियों को रोना चाहिए? आई थिंक बिल्कुल, ये तो जेंडर बेस्ड है नहीं। पहली बात, एज अ ह्यूमन बीइंग इमोशन को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, एक लेवल तक ही कर सकते हो, उसके बाद तो आई थिंक हो ही जाता है ऑटोमेटिकली। हाँ, हर बंदे का टेम्परामेंट और पेशेंस लेवल और रेजिस्टेंस अलग है, तो वो कब वो चीज़ें इमोशन बाहर आए वो डिपेंड करता है सिचुएशन बाय सिचुएशन। जैसे कि मैं अपने ग्रैंडफादर का एक्सपीरियंस बता ही रहा था कि मेरे साथ क्या रिग्रेट था, तो उनकी न्यूज़ सुनते ही मेरे आंखों में आंसू थे। और आई थिंक दैट वाज द लास्ट टाइम जो मुझे बहुत ही कमज़ोर फील हुआ, और अंदर से ऐसा मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं एकदम ही टूट रहा हूँ। तो इमोशन में कंट्रोल नहीं भी कर पाया, और मुझे एकदम ऑफिस से घर दौड़ना पड़ा। मैं कहा मैं काम नहीं कर सकूँगा, मैं आई हैव टू लीव। और घर जाके भी बिल्कुल रोया था। तो इसमें कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है। आपके इतने सगा कोई क्लोज कोई अगर बिल्कुल जाता सही है बात। तो दुख तो होता ही है। तो मेरे साथ तो ऐसा रहा है। तो बट ये तो देखिए हो गया एक क्लोज मौके पे, बट ओवरऑल जब रोना आए तो क्या आदमियों को रोना चाहिए? अगेन सेंसिटिविटी के ऊपर है, आप कितने सेंसिटिव हो। कई लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैं नॉर्मली इतनी जल्दी नहीं रोता हूँ, तो क्योंकि मैं प्रैक्टिकल ज़्यादा हूँ, और इमोशनल मेरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कम है कंपैरेटिवली। तो उस मामले में आप कह सकते हो कि मेरे जो नंबर ऑफ ऐसे ओकेजन्स होंगे जिस पे मैं रोया हूँ, कम होंगे। परफेक्ट है। देखिए मेरा थोड़ा सा इस पे परसेप्शन डिफरेंट है, और पहले तो मैं आपको एक्नॉलेज करूँगा कि आपको ये बात अपने बारे में लगती है कि आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा है और इमोशनल क्वेश्चन कम है। ये रियलाइजेशन सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, आई एम नो वन टू जज, बट ये सोचना या ये रियलाइज़ करना भी बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो मैं उस बात के लिए अप्रिशिएट करूँगा आपको। थैंक यू। मेरा थोड़ा मानना इसमें ऐसा है कि रो लेना चाहिए भाई, अगर रोना आए। दिस इज़ नॉट लिंक टू, और मैं शायद इस पे बहुत लोग अग्री करेंगे, कुछ लोग डिसअग्री करेंगे, और कुछ कमेंट करना चाहें तो प्लीज़ करिए। मेरा मानना ये है कि रोना इज़ नॉट लिंक टू मेन एंड वुमेन, और मैं कोई ज्ञान वाली बात नहीं कर रहा। रोना आए तो रो लो भाई। मैं शायद आई थिंक खुल के सबके सामने तो जब पापा गए थे तभी रोया था, बट मैं क्या अपनी वाइफ के सामने रो देता हूँ। अगर मुझे रोना आया है, अगर मैं इमोशनल हो गया हूँ, ओवरवेलमिंग हो गया है, बहुत थक गया हूँ, कोई चीज़ बहुत परेशान कर रही है, तो मैं रो लेता हूँ। मुझे हाँ औरों के सामने नहीं, बट आई थिंक रो लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं रो के अगले दिन स्ट्रॉन्ग ही फील करता हूँ। तो ये कोई किसी के लिए कोई टिप्पणी नहीं है, किसी का कोई मजाक नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है रो के आप स्ट्रांग हो जाते हो। जो नहीं रोते हैं वो स्ट्रांग होने की एक्टिंग करते हैं। तो रो लो भाई, इमोशन निकल रहे हैं तो निकाल लो। ऐसा कोई अल्फा मेल नहीं है कि इमोशन शो कर दोगे, रो लोगे, फादर के गले लग जाओगे, बेटे के गले लग जाओगे, इमोशनल बात कर लोगे, तो मुश्किल तो ज़रूर है, बट कोशिश कर लेनी चाहिए। तो अब मुझे अमित जी ये बताइए, हमने बहुत भारी 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 बातें कर ली, तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा पॉडकास्ट पे आना और बातें करना? मेरे लिए तो ये किसी बड़े गवर्नमेंट के जॉब के इंटरव्यू से कम नहीं है। बहुत ही नया एक्सपीरियंस है। आई एम ग्लैड कि आपने शुरू किया, अपनी हॉबी थी जो आपकी एक पूरा करने जा रहे हो और हो रही है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। इससे अच्छा मेरे को मौका नहीं मिलता। मुझे भी नहीं लगा था मैं कभी ऐसे बैठ के बिल्कुल सीधी सीधी साथे साथे बातें करेंगे, और जो कि आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। परफेक्ट है सर। और
आई होप, या विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। देखिए ये जैसे मैं हर एपिसोड में बोलता हूँ ना, कोई भी काम के लिए आपको बहुत राइट सपोर्ट चाहिए होती है। तो सूद साहब, इनको मैं प्यार से सूद साहब बोलता हूँ, इस पॉडकास्ट की या इस जर्नी के पीछे ना बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हर वीडियो, हर पॉडकास्ट, हर रील, हर टीज़र सब बड़े ध्यान से देखा है, मुझे फीडबैक दिए हैं, बड़े खुश हुए हैं, पता लगता है। तो ऐसे दोस्त होना ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई लाइफ में छेड़ा-छाड़ी करो, कोई अलग सा काम करो तो आपको फीडबैक दें, आपके साथ खड़े रहें, आपकी खुशी में खुश हो रहे हैं। और ये जो फ्रेंडशिप्स हैं कि आपका बात करने का मन करता है, उनका भी बात करने का मन करता है और स्माइल आ जाती है बात करने से, दिन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। ये फ्रेंडशिप्स बहुत ज़रूरी हैं और अगर आपकी भी हैं तो प्लीज़ संभाल के रखिए। And everybody, please take care. This is Jitin signing off, and thank you so much for watching this episode.